हम्म कुछ ही दिन पहले की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, मतलब लिटरली एक देश की पूरी सभ्यता को नष्ट करने की धमकियां दे रही थी। बिल्कुल। हवा में फाइटर जेट्स थे, मिसाइलें दागी जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मिडल ईस्ट एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी एकदम नामुमकिन है। हाँ, वो तनाव का एकदम चरम बिंदु था। लेकिन आज आज वही अमेरिका इस्लामाबाद के एक शांत कमरे में बैठकर उसी देश की 10 सूत्रीय मांगे सुन रहा है जिस पर उसने बमबारी की थी। मतलब ये किसी पॉलिटिकल थ्रिलर का प्लॉट नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हकीकत है। हाँ, और ये बदलाव जितनी तेजी से हुआ है ना, वो कूटनीति के जानकारों के लिए भी बहुत हैरान करने वाला है। एस्केलेशन यानी तनाव के पीक से अचानक बातचीत की मेज तक का ये जो सफर है, इसमें कई अनकहे राज छुपे हुए हैं। एग्जैक्टली और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन इन्हीं अनकहे राजों से पर्दा उठाना है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस 2 हफ्ते के भारी संघर्ष और उसके बाद जो युद्ध विराम लागू हुआ, उसके बाद की असल तस्वीर क्या है? बहुत अहम सवाल है। हमारे पास हालिया रिसर्च पेपर्स, कुछ लीक हुई खुफिया रिपोर्ट्स के अंश और डिप्लोमेटिक नोट्स का एक पूरा स्टैक है। तो हम ये समझेंगे कि कागजों पर जो दिख रहा है और पर्दे के पीछे असल में जो कूटनीतिक शतरंज खेली जा रही है, उसमें फासला कितना बड़ा है। बिल्कुल। और हाँ, यहाँ ये स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है कि हमारे स्रोतों में कई देशों और नेताओं के राजनीतिक बयान शामिल हैं। लेकिन इस शो का काम किसी विचारधारा या सरकार का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ तथ्यों को बिना किसी का पक्ष लिए पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखेंगे। सही बात है। कूटनीति में वैसे भी भावनाओं से ज्यादा हितों की अहमियत होती है। जो सतह पर नजर आता है वो अक्सर किसी बहुत गहरी और जटिल रणनीति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। पर्दे के पीछे की राजनीति को समझने से पहले ये तय करना जरूरी है कि युद्ध विराम के बाद मैदान पर असल स्थिति क्या है। मतलब रणनीतिक तौर पर इस संघर्ष में किसने क्या खोया और क्या पाया। चलिए शुरुआत अमेरिका से करते हैं। ठीक है। तो दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अपना सैन्य अभियान चलाया और अपने सामरिक लक्ष्यों को काफी हद तक हासिल भी कर लिया। लेकिन इसके साथ ही जो टोटल सिविलाइजेशन डिस्ट्रक्शन, मतलब पूरी सभ्यता को मिटा देने वाली जो भाषा इस्तेमाल की गई, हाँ, वो बयानबाजी बहुत खतरनाक थी। एग्जैक्टली उसने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरा धक्का पहुंचाया है। मतलब ये एक ऐसा नुकसान है जिसे मिसाइलों की गिनती से नहीं मापा जा सकता। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी। सामरिक जीत और रणनीतिक हार के बीच का जो अंतर है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी महाशक्ति अपने हथियारों के दम पर सैन्य लक्ष्य तो भेद सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत के साथ साथ एक प्रिडिक्टेबिलिटी यानी अनुमान लगाने योग्य व्यवहार की बहुत उम्मीद की जाती है। एक भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। जब एक परमाणु संपन्न महाशक्ति किसी सभ्यता को नष्ट करने की बात करती है, तो वो केवल अपने दुश्मन को नहीं डराती, वो अपने सहयोगियों और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक अविश्वास और दहशत पैदा कर देती है। कूटनीति में साख ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और इस अतिवादी बयानबाजी ने उस पूंजी को भारी नुकसान पहुंचाया है। वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम ईरान की स्थिति को देखें तो उनके नुकसान के आंकड़े तो डराने वाले हैं। 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उनके सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। हाँ, वो कीमत बहुत बड़ी है। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य की ओर इशारा करते हैं। इस भारी तबाही के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से कायम रखा है। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। और साथ ही उनकी मुख्य परमाणु क्षमता भी एकदम सुरक्षित है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे शतरंज के खेल में किसी खिलाड़ी के कई अहम मोहरे कट गए हों, लेकिन उसका राजा न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि बोर्ड के सबसे अहम हिस्से पर मजबूती से डटा हुआ है। एनालॉजी तो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगी कि स्थिति इससे भी ज्यादा जटिल है। यहाँ राजा सिर्फ सुरक्षित नहीं है, बल्कि उसने सामने वाले की अर्थव्यवस्था की सांस नली पर अपना हाथ रखा हुआ है। क्या बात कर रही है, सांस नली पर? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम जलमार्ग नहीं है। ये दुनिया भर के तेल और गैस व्यापार का सबसे संकरा और सबसे अहम चोक पॉइंट है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव बनाने का ये ईरान का सबसे बड़ा प्राकृतिक और रणनीतिक हथियार है। तो अगर उनका हॉर्मुज पर नियंत्रण और परमाणु क्षमताएं बची हुई हैं, तो वे खुद को कभी पराजित नहीं मानेंगे। उनके लिए बस अपना वजूद बचाए रखना
और दुश्मन को रणनीतिक रूप से उलझाए रखना ही एक प्रकार की बहुत बड़ी जीत है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर ईरान खुद को खेल में बनाए रखने में सफल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल में बेचैनी होगी, और हमारे नोट्स भी यही बता रहे हैं। इजराइल ने ईरान समर्थित कुछ ताकतों को कमजोर करने में सफलता जरूर पाई है। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन इजराइल के अंदरूनी हलकों में इस युद्ध विराम को लेकर भारी आक्रोश है। कई रक्षा विशेषज्ञ और आलोचक तो इसे सीधे तौर पर एक कूटनीतिक आपदा कह रहे हैं। बिल्कुल। उनका मानना है कि इजराइल के सिर से खतरा टला नहीं है, बल्कि उसे बस कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। ऐसा क्यों? देखिए, इजराइल की इस बेचैनी के पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। उनके लिए ईरान के साथ ये संघर्ष कोई दूर किसी देश में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। जब ईरान की क्षमताएं सुरक्षित बच जाती हैं तो उसका सीधा असर इजराइल की सीमाओं पर पड़ता है। लेबनान की बात कर रही हैं आप? एग्जैक्टली। विशेष रूप से लिबनान में, जहां हिजबुल्लाह के रूप में ईरान की एक बहुत ही मजबूत प्रॉक्सी मौजूद है। इजराइल के लिए युद्ध विराम का मतलब तब तक कुछ नहीं है जब तक उसकी उत्तरी सीमा पर रॉकेट गिरने का खतरा मंडरा रहा है। तो खतरा तो वहीं का वहीं है। हाँ, मुख्य दुश्मन की क्षमताओं को पूरी तरह खत्म किए बिना लड़ाई का रुक जाना उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी आपदा लगता है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। मतलब अगर मैदान पर किसी को स्पष्ट जीत नहीं मिली, अमेरिका की साख गिरी, ईरान को भारी जनहानि हुई और इजराइल खुद इस युद्ध विराम को एक आपदा मान रहा है, तो फिर ये तनाव इतना बढ़ा ही क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब वॉशिंगटन के वॉर रूम के अंदर चल रहे भारी विवाद में छिपा है। दस्तावेजों से जो कहानी निकल कर आ रही है ना, वो किसी भी समझदार इंसान को हैरत में डाल सकती है। विदेश नीति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। अक्सर ये किसी देश की अंदरूनी राजनीति और जो उनके संस्थागत टकराव होते हैं उसका सीधा परिणाम होती है। तो यहाँ पर्दे के पीछे जो चल रहा था उसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के सामने ईरान में सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन या रिजीम चेंज की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना पेश की थी। हाँ, जो कि बहुत बड़ा कदम है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि आमतौर पर जब कोई सहयोगी ऐसी योजना लाता है तो प्रशासन उस पर विचार करता है, लेकिन यहाँ अमेरिकी खुफिया और सैन्य प्रतिष्ठान ने इस योजना के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बिल्कुल। CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ और जनरल डैन कीन जैसे शीर्ष अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे हास्यास्पद और अपरिपक्व करार दिया। और खुफिया और सैन्य अधिकारियों द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि वे इस योजना को लेकर कितने ज्यादा आशंकित थे। मतलब रिजीम चेंज कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे दबाया और सरकार बदल गई। सही बात है। ईरान एक बहुत विशाल देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल है और जनसंख्या 8 करोड़ से ज्यादा है। इराक और अफगानिस्तान में दशकों लंबे और खरबों डॉलर के अभियानों के बाद अमेरिकी सेना ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि किसी देश की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद जो एक पावर वैक्यूम पैदा होता है, हाँ, जो शून्य बन जाता है, हाँ, उसे संभालना लगभग असंभव होता है। CIA और पेंटागन ये जानते थे कि ये योजना जमीनी हकीकत से पूरी तरह से कटी हुई है। Here is where it gets really interesting. विरोध का स्तर केवल खुफिया एजेंसियों तक सीमित नहीं था। स्टेट डिपार्टमेंट से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन सत्ता परिवर्तन के परिदृश्यों को वास्तविकता से कोसों दूर बताते हुए कथित तौर पर बकवास तक कह दिया। जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है एक डिप्लोमेट के लिए। बिल्कुल। सोचिए, एक शीर्ष राजनयिक अपने ही सहयोगी देश की योजना को इतने कड़े शब्दों में नकार रहा है। ये तो एनालॉजी के हिसाब से ऐसा है कि कोई गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में खाई की तरफ बढ़ रही हो और गाड़ी में बैठे सभी एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे हों कि भाई आगे रास्ता नहीं है, सिर्फ तबाही है। हाँ, और ये स्थिति केवल चेतावनी देने वाली नहीं थी, बल्कि प्रशासन के अंदर चल रहे गहरे संस्थागत तनाव को भी दिखा रही थी। जब विदेश मंत्री और CIA निदेशक दोनों एक स्वर में किसी योजना को नकार रहे हों, तो इसका मतलब है कि वो योजना कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों पैमानों पर पूरी तरह से फेल मानी गई थी। लेकिन यहाँ इस कहानी का सबसे पेचीदा मोड़ आता है। अपनी कैबिनेट, शीर्ष जासूसों और यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति JD वैंस के भारी संदेह और विरोध के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत ब्रेक नहीं लगाए। उन्होंने युद्ध विराम की ओर मुड़ने से पहले एक संक्षिप्त लेकिन बेहद तीव्र सैन्य हमला करने का आदेश दिया। मतलब एस्केलेशन तो हुआ। जब सभी लोग लाल झंडियां दिखा रहे थे, तब ये कदम क्यों उठाया गया? इसे समझने के लिए हमें कूटनीति की एक खास रणनीति को देखना होगा, जिसे एस्केलेट टू डी एस्केलेट कहते हैं।
मतलब तनाव कम करने के लिए पहले तनाव बढ़ाना। अच्छा, वो कैसे काम करता है? इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, एक राजनीतिक संदेश देना, घरेलू स्तर पर और सहयोगियों को ये दिखाना कि नेतृत्व कड़े फैसले लेने में सक्षम है और किसी दबाव में झुकता नहीं है। ओके। और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बातचीत की मेज पर जाने से पहले अपने हाथ में ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग चिप्स या सौदेबाजी की ताकत इकट्ठा करना। कूटनीति में माना जाता है कि शांति वार्ता से ठीक पहले सामने वाले पर भारी सैन्य दबाव डालने से वो आपकी शर्तें आसानी से मान सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे दस्तावेजों से साफ है, इसका एकदम उल्टा असर भी हुआ। वॉशिंगटन के अंदर कैबिनेट के इस भारी टकराव और भ्रम ने दुनिया के उस हिस्से में एक कूटनीतिक शून्य पैदा कर दिया। एक वैक्यूम बन गया। हाँ, अमेरिका खुद इस असमंजस में था कि उसे सत्ता परिवर्तन की तरफ जाना है या बातचीत की तरफ। और इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां भ्रमित होती हैं तो क्षेत्रीय ताकतें उस खाली जगह को भरने के लिए आगे आ जाती हैं। बिल्कुल। और हमारे स्रोत बताते हैं कि युद्ध को रोकने के लिए जिस अप्रत्याशित मध्यस्थ की एंट्री हुई, वो वॉशिंगटन या यूरोप का कोई देश नहीं था, बल्कि पाकिस्तान था। ये घटनाक्रम सच में भू राजनीतिक शक्ति संतुलन में एक नए अध्याय की तरह है। वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता, उसे कोई ना कोई ताकत भर ही देती है। एकदम सही। तो स्रोतों के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की एक बहुत असाधारण भूमिका निभाई है। इन वार्ताओं को बाकायदा इस्लामाबाद वार्ता का नाम दिया गया है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की चर्चा उसके अपने आर्थिक संकटों के संदर्भ में होती है, लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मनों को एक ही मेज पर ले आना, ये मुमकिन कैसे किया पाकिस्तान ने? देखिए, पाकिस्तान की ये सफलता उसकी विशिष्ट भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति का परिणाम है। एक तरफ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ दशकों पुराने सैन्य और संस्थागत संबंध रहे हैं। वॉशिंगटन को एक ऐसा चैनल चाहिए था जिस पर वो भरोसा कर सके। लॉजिकल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच एक बहुत लंबी सीमा है। पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में एक और लंबा युद्ध छिड़े, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी अपनी आंतरिक सुरक्षा पर पड़ेगा। हाँ, वो भी है। ईरान भी पश्चिमी देशों की मध्यस्थता को हमेशा शक की नज़र से देखता है, लेकिन एक पड़ोसी मुस्लिम देश के प्रस्ताव को ठुकराना उसके लिए मुश्किल था। इस तरह पाकिस्तान ने दोनों तरफ के भरोसे की कमी को एक पुल की तरह काम करके पाट दिया। ये पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय कद के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इस कूटनीतिक जीत का एक और बहुत ही दिलचस्प और अहम असर हुआ है। इस युद्ध विराम और पाकिस्तान की मध्यस्थता ने भारत को एक बहुत बड़ी राहत दी है। बिल्कुल। हमारे दस्तावेजों के अनुसार भारत सरकार खाड़ी देशों में रहने वाले अपने लगभग 1 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारी तनाव में थी। 1 करोड़ लोग। इसके अलावा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर भी चिंताएं एकदम चरम पर थीं। मैं बता रही हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने के सच होने जैसी हो सकती थी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% हिस्सा आयात करता है और इसका एक बहुत बड़ा भाग उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। बाप रे, 80%? हाँ, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता और हॉर्मुज बंद हो जाता तो वैश्विक तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगतीं। इससे भारत में भारी महंगाई आती और विदेशी मुद्रा भंडार पर जबरदस्त दबाव पड़ता। और दूसरी बात, 1 करोड़ नागरिकों की बात करें तो युद्ध की स्थिति में इतने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना लॉजिस्टिक के लिहाज से लगभग असंभव है। इसलिए ये सीज़फायर भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक खबर नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी गारंटी बनकर आया है। ये भू राजनीति की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है कि पाकिस्तान का एक वैश्विक शांतिदूत बनना अप्रत्यक्ष रूप से भारत की आर्थिक और नागरिक सुरक्षा के लिए राहत का कारण बन गया। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में संकट के समय सब कुछ कितने गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही तो नई विश्व व्यवस्था की हकीकत है। पारंपरिक दुश्मनियां अपनी जगह हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता अब किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। ये एक सामूहिक मजबूरी बन चुकी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब जब पाकिस्तान की मध्यस्थता ने इस युद्ध को रोक दिया है और दोनों पक्ष मेज पर बैठे हैं, तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? शांति वार्ता की शर्तें क्या हैं? हमारे स्रोत भविष्य की जो तस्वीर पेश करते हैं वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव तो अमेरिका के रुख में ही देखा जा सकता है।
जो देश को दिन पहले सभ्यता नष्ट करने की बातें कर रहा था, वो अब ईरान की 10 सूत्रीय मांगों, जिसे 10 पॉइंट प्लान कहा जा रहा है, उस पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है। कूटनीति की भाषा में इसे एक बहुत बड़ा रणनीतिक यू टर्न माना जाएगा। और ईरान की 10 मांगें कोई साधारण समझौते के बिंदु नहीं है। इसमें 2 शर्तें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। पहला, इजराइल और ईरान के बीच एक गैर आक्रामकता समझौता यानी नॉन एग्रेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर होना, और दूसरा, ईरान पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाना। अगर हम ईरान की इस चाल का विश्लेषण करें तो ये एक क्लासिक असिमेट्रिक डिप्लोमैटिक ट्रैप है, मतलब एक असम्मित कूटनीतिक जाल। वो कैसे? ईरान अपने सैन्य नुकसान को एक बहुत बड़ी आर्थिक और रणनीतिक जीत में बदलना चाहता है। प्रतिबंधों का हटना उनकी संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था के लिए एक नई जिंदगी देने जैसा होगा। अच्छा। और गैर आक्रामकता समझौते की मांग करके वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को एक शांतिप्रिय देश के रूप में पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमला ना करे तो हम भी युद्ध नहीं चाहते। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ ईरान कागजों पर शांति समझौते और नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे स्रोत बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि प्रॉक्सी युद्ध रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकेगा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का हिंसक संघर्ष बेरोकटोक जारी रहने की उम्मीद है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि एक हाथ में शांति का कबूतर है और दूसरे हाथ में ड्रोन का रिमोट। ये व्यवस्था टिकेगी कैसे? देखिए, ये आधुनिक कूटनीति और प्रॉक्सी युद्ध की सबसे कड़वी सच्चाई है। कागजों पर देशों के बीच होने वाले समझौते अक्सर जमीन पर लड़ने वाले गुटों पर लागू ही नहीं होते। पर क्या कोई भी महाशक्ति इस बात को मानेगी कि आप प्रॉक्सी युद्ध भी लड़ते हैं और कागजों पर शांति का सम्मान भी मांगे? ये टिकती है क्योंकि प्रॉक्सी युद्ध का पूरा तंत्र प्लॉजिबल डिनायबिलिटी यानी मुकरने की गुंजाइश पर काम करता है। जब ईरान नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात करता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि ईरानी सेना सीधे तौर पर इजराइल पर हमला नहीं करेगी। ओके। लेकिन जब बात हिजबुल्लाह की आती है तो ईरान आसानी से ये तर्क दे सकता है कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक स्वतंत्र राजनीतिक और सैन्य संगठन है और उनका संघर्ष स्थानीय है। इस तरह ईरान बिना अपनी जमीन को खतरे में डाले दुश्मन को उलझाए रख सकता है। ओह, मैं समझा। इसीलिए इस्लामाबाद में शांति संधियों पर हस्ताक्षर होना और लेबनान की पहाड़ियों पर गोलाबारी का जारी रहना, ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। ये पाखंडपूर्ण जरूर लगता है, लेकिन भू राजनीति का यही यथार्थ है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाली स्थिति है। शांति संधियां अब युद्ध रोकने का जरिया नहीं, बल्कि युद्ध के तरीके बदलने का साधन बन गई हैं। तो हमने आज के इस गहन विश्लेषण में बहुत सी परतों को खोला है। चलिए इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि ये केवल 2 देशों के बीच का एक साधारण सैन्य टकराव नहीं था। ये हुर्मुज जलदमरू मध्य के नियंत्रण और एक महाशक्ति की साख का खेल था। वॉशिंगटन के वॉर रूम में हमने पाया कि कैसे सत्ता परिवर्तन की एक अवास्तविक योजना ने कूटनीतिक भ्रम पैदा किया। हाँ, और उसी भ्रम ने पाकिस्तान के लिए रास्ता खोला। एग्जैक्टली। पाकिस्तान एक नए वैश्विक मध्यस्थ के रूप में उभरा, जिसका सीधा फायदा भारत को मिला, क्योंकि खाड़ी में शांति का मतलब है ऊर्जा सुरक्षा और लाखों नागरिकों की हिफाजत। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब केवल अखबारों की खबरें नहीं हैं। ये तय करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। सही कहा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर किसका नियंत्रण है, ये सीधे तौर पर तय करता है कि दुनिया भर में पेट्रोल पंप पर ईंधन की कीमत क्या होगी, हर सामान का ट्रांसपोर्टेशन खर्च कितना बढ़ेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था उस एक संक्रेज समुद्री रास्ते के धागे से बंधी हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करना चाहता हूं जो शायद हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा निष्कर्ष है। वो क्या है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकने की भौगोलिक ताकत ही ईरान का सबसे बड़ा और अचूक हथियार है, एक ऐसा हथियार जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को भी रुकने पर मजबूर कर दिया, तो क्या भविष्य में दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस जलमार्ग का कोई स्थायी विकल्प, कोई नया बाईपास ढूंढने पर काम शुरू नहीं कर देंगी? ये सोचने वाली बात है। ताकि वे भविष्य में कभी भी किसी एक देश के भूगोल के हाथों इस तरह ब्लैकमेल ना हो सकें। क्या वो दिन दूर है जब कूटनीति के बजाय खरबों डॉलर के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए हॉर्मुज की प्रासंगिकता को ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी?
ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों की भू राजनीति की दिशा तय कर सकता है। ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो रणनीतिकारों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन जटिल कूटनीतिक परतों के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम फिर से किन्हीं नए तथ्यों और उलझनों को सुलझाने के लिए लौटेंगे। तब तक सवाल पूछते रहिए।